जब मेरी चिकित्सीय जांच से यह साबित हो गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो मेरे पति ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। लेकिन जब मेरे पति के दोस्त को यह बात पता चली, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसने मेरे जीवन में रोशनी भर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस नए और हृदय स्पर्शी अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। एक स्त्री के जीवन में मातृत्व का एहसास किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होता। लेकिन जब विधाता किसी कारणवश वह वरदान नहीं देता, तो हमारा यह समाज जो बार बार फिर देवी की पूजा करता है, उसी स्त्री को एक अपराधी के कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या एक स्त्री का संपूर्ण अस्तित्व केवल एक बच्चे को जन्म देने तक ही सीमित है? आज की कहानी महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक ऐसी ही मर्मभेदी दास्तान है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली रिश्ते और इंसानियत का धर्म क्या होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के इस भावुक कहानी की शुरुआत करते हैं। नासिक शहर के एक बेहद संपन्न और रसूखदार इलाके में स्थित था पाटिल निवास। इस घर के मुखिया थे मदन पाटिल, जिनका कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था। घर की पूरी कमान उनकी पत्नी सुहासिनी देवी के हाथों में थी। सुहासिनी देवी अत्यंत सख्त, पुरानी सोच वाली और अपने खानदान की झूठी शान पर बहुत अधिक घमंड करने वाली महिला थी। उनका मानना था कि उनके परिवार का खून सबसे पवित्र है और उनका रुतबा शहर में सबसे ऊंचा होना चाहिए। सुहासिनी देवी इकलौते बेटे का नाम प्रणव था। प्रणव एक युवा और अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह शहर की राजनीति में सक्रिय था और आगामी नगर निगम चुनावों में एक बड़ा पद हासिल करने की तैयारी कर रहा था। प्रणव के लिए उसका राजनीतिक करियर, उसकी सार्वजनिक छवि और उसका रुतबा ही सब कुछ था। भावनाओं या रिश्तों का उसकी नजर में कोई विशेष मोल नहीं था। प्रणव का विवाह एक बहुत ही सुशील, शांत और सुसंस्कृत कन्या रेवती से हुआ था। रेवती एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। विवाह के बाद रेवती ने अपने आप को पूरी तरह से पाटिल परिवार की सेवा में समर्पित कर दिया था और सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम संभालती, अपनी सास की हर कड़वी बात को हंसकर टाल देती और अपने पति के राजनीतिक आयोजनों में एक आदर्श पत्नी की तरफ खड़ी रहती। विवाह के शुरुआती कुछ वर्ष तो बहुत ही सुखद बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, रेवती की सूनी गोद सुहासिनी देवी की आंखों में खटकने लगी। प्रणव भी अब एक वारिस के लिए बेताब था, क्योंकि राजनीति में उसे एक ऐसे पारिवारिक व्यक्ति की छवि बनानी थी जिसका भरा पूरा परिवार हो। हर पारिवारिक समारोह, हर त्योहार पर सुहासिनी देवी रेवती को ताने मारना नहीं भूलती थी। अरे रेवती, विवाह को 6 साल हो गए, कब हमारे आंगन में मेरे पोते की किलकारियां गूंजेगी? या फिर तेरे मायके वालों ने कोई खोटा सिक्का मेरे बल्ले बांध दिया है? मेरे बेटे का नाम आगे कौन बढ़ाएगा? रेवती इन बातों को सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाती। वह खुद भी मां बनने के लिए तड़प रही थी। उसने कई मन्नतें मांगी, कई व्रत रखे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः एक दिन प्रणव के दबाव में रेवती को नासिक के एक बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ा। अस्पताल में रेवती की कई जटिल जांचें हुई। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने रेवती और प्रणव को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर का चेहरा बेहद गंभीर था। देखिए प्रणव जी, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि रेवती जी के गर्भाशय में बचपन में हुए किसी गंभीर संक्रमण के कारण कुछ ऐसी जटिलताएं आ गई हैं जिनका कोई चिकित्सीय समाधान नहीं है। रेवती जी जीवन में कभी भी प्राकृतिक रूप से मां नहीं बन सकती। यह शब्द रेवती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। वह वही कुर्सी पर बेसुसी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पति प्रणव की तरफ देखा, यह सोचकर कि इस मुश्किल घड़ी में वह उसे सहारा देगा। लेकिन प्रणव की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने झटके से कुर्सी छोड़ी और डॉक्टर से बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गया। रेवती रोते हुए उसके पीछे पीछे भागी। अस्पताल से घर पहुंचते ही प्रणव ने वह रिपोर्ट सुहासिनी देवी के हाथों में फेंक दी। देख लीजिए माँ, अपनी इस आदर्श बहू का सच यह बाज है। यह कभी हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती। मेरा सारा राजनीतिक भविष्य, मेरा सारा रुतबा इस एक औरत की वजह से मिट्टी में मिल जाएगा। प्रणव चीख रहा था। सुहासिनी देवी ने जब वह रिपोर्ट देखी, तो उनके भीतर का सारा जहर बाहर आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर रेवती का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धकेल दिया। कलमू, तूने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। तू एक सूखे पेड़ की तरह है जिसने मेरे घर का आंगन घेर रखा है। प्रणव, मैं आज ही इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिए। रेवती रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान की मर्जी के आगे मैं बेबस हूँ। आप लोग मुझे मत निकालिए। हम किसी अनाथ बच्चे को गोद दे सकते हैं। मैं उसे सही माँ से बढ़कर प्यार दूंगी।
यह सुनते ही प्रणव आग बबूला हो गया। गोद एक अनाथ और लावारिस बच्चे को मैं पाटिल खानदान का वारिस बनाऊंगा? हाँ, किसी गंदे खून को मैं अपने घर में नहीं ला सकता। मुझे अपना खुद का खून चाहिए। पर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, चुनाव सिर पर है। अगर मैंने इसे अभी तलाक देकर घर से निकाला तो समाज और मीडिया में मेरी बहुत बदनामी होगी। विपक्ष मेरे खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लेगा। चुनाव होने तक लिया इसी घर में रहेगी, लेकिन मेरी पत्नी बनकर नहीं। और चुनाव जीतने जीतते ही मैं दूसरी शादी करूंगा। उस दिन के बाद से पाटिल निवास में रेवती का जीवन एक नर्क में बदल गया। सुहासिनी देवी ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और पूरे बड़े से घर की साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी रेवती के कमजोर कंधों पर डाल दी। रेवती को उसके वातानुकूलित कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से में एक बिना पंखे वाले छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। उसे भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। प्रणव अपनी राजनीतिक रैलियों में व्यस्त रहता। वह एक बहुत ही आदर्श और दयालु नेता होने का नाटक करता था और घर के भीतर वह अपनी पत्नी के लिए एक जल्लाद बन चुका था। रेवती दिन भर काम करती और रात को अपने उस सीलन भरे कमरे में फूट फूट कर रोती। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी। चुनावों में अब केवल एक महीना बाकी था। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर एक सफेद रंग की नई टाटा पंच गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला वह था विक्रम। विक्रम प्रणव का बचपन और कॉलेज का एक बहुत ही जिगरी दोस्त था। विक्रम का स्वभाव प्रणव से बिल्कुल विपरीत था। वह एक अत्यंत शांत, ईमानदार और सादगी पसंद इंसान था। उसने कभी धन या रुतबे के पीछे भागना पसंद नहीं किया। विक्रम नासिक के बाहरी इलाके में वात्सल्य नाम का एक अनाथालय और स्कूल चलाता था, जहां वह बेसहारा बच्चों की परवरिश करता था। विक्रम बहुत सालों बाद अपने दोस्त से मिलने आया था। सुहासिनी देवी ने विक्रम का स्वागत किया, क्योंकि विक्रम समाज में अपने नेक कामों के लिए बहुत सम्मान पाता था और प्रणव को चुनाव में विक्रम के प्रभाव की आवश्यकता थी। प्रणव ने विक्रम को गले लगाया। आओ मेरे दोस्त, आज बहुत सालों बाद तुमने इस गरीब की याद की। प्रणव ने अपनी उसी झूठी मुस्कान के साथ कहा। बैठक कक्ष में बैठकर दोनों दोस्त चाय पी रहे थे। तभी रेवती एक ट्रे में नाश्ता लेकर बाहर आई। रेवती ने बहुत ही साधारण और फटे हुए सूती कपड़े पहने थे। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। विक्रम ने जैसे ही रेवती को देखा, पसंद रह गया। कॉलेज के दिनों में उसने रेवती को एक बहुत ही चुलबुली और ऊर्जावान लड़की के रूप में देखा था। आज उसकी यह हालत देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। रेवती भाभी, आपकी यह क्या हालत हो गई है? आप इतनी कमजोर तो लग रही है। विक्रम ने चिंता से पूछा। इससे पहले कि रेवती कुछ बोल पाती, सुहासिनी देवी ने बात काटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, आजकल इस सिमरन तो पास का बहुत सौंफ चढ़ गया है। दिन भर भूखी रहती है, इसलिए कमजोर हो गई है। तू चाय पी। रेवती ने अपनी नजरें झुकाई और चुपचाप वहां से वापस रसोई में चली गई। लेकिन विक्रम कोई मूर्ख नहीं था। उसकी पारखी आंखों ने रेवती के चेहरे पर पसरा हुआ खौफ और उसका दुख पढ़ लिया था। कुछ देर बाद प्रणव को किसी राजनीतिक फोन कॉल के कारण घर से बाहर जाना पड़ा। विक्रम को प्रसाधन कक्ष वॉशरूम जाना था। वह अंदर के गलियारे से गुजर रहा था। तभी उसने सुहासिनी देवी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। सुहासिनी देवी फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ पंडित जी, चुनाव के नतीजे आते ही प्रणव का तलाक हो जाएगा। आप विधायक जी की बेटी के साथ रिश्ते की बात पक्की समझिए। और वो बांझ औरत हमारे किसी काम की? किस काम की? हमने तो उसे सिर्फ चुनाव तक इस घर में एक नौकरानी बनाकर रखा है, ताकि कोई तमाशा ना हो। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक। एक बाज औरत, नौकरानी। विक्रम को सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसका खून खौल उठा। जिस दोस्त को वो अपना भाई मानता था, वह अंदर से इतना क्रूर और खोखला इंसान था। विक्रम तेज कदमों से रसोई की तरफ बढ़ा। रेवती वहां जमीन पर बैठकर जूठे बर्तन धो रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं अपने आंसुओं को पीते हुए बर्तन धो रही थी। तभी अचानक रसोई का दरवाजा खुला और वहां प्रणव का दोस्त विक्रम आ गया। एक पराया पुरुष को इस तरह सामने देखकर मैं घबरा गई और मैंने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर खींच लिया। विक्रम ने बहुत ही सम्मानजनक दूरी पर खड़े होकर अपनी भारी आवाज में कहा, भाभी जी, आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपके पति और आपकी सास ने मिलकर आपके साथ जो किया है, वह इंसानियत के नाम पर कलंक है। रेवती के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी। विक्रम भैया, मैं एक बांझ हूँ। मेरे शरीर में एक कमी है। प्रणव का वारिस चाहिए। इन्होंने मुझे भरपेट खाना देना बंद कर दिया है। मैं इस घर में एक कैदी बनकर रह गई। विक्रम की मुट्ठियां कस गई। भाभी जी, मां बनना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है,
माँ वह होती है जिसके हृदय में ममता हो। आप बाज नहीं है, बाज इस घर की सोच है। आप बाहर चलिए मेरे साथ। विक्रम रेवती का हाथ पकड़कर सीधा बैठक कक्ष में ले आया। उसी समय प्रणव भी फोन पर बात खत्म करके अंदर आ गया था। रेवती को विक्रम के साथ इस तरह हॉल में खड़ा देखकर प्रणव हड़बड़ा गया। सुहासिनी देवी भी कमरे से बाहर आ गई। विक्रम, यह क्या तमाशा है? तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ क्यों लाया है? प्रणव ने अपनी झूठी गरिमा दिखाते हुए कहा। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, पत्नी? तुम इसे अपनी पत्नी मानते हो प्रणव? बाहर समाज में तुम महिला सशक्तिकरण और परिवारवाद के भाषण देते हो, और अपने ही घर में तुमने एक निस्वार्थ स्त्री को उसकी शारीरिक कमी के कारण नौकरानी बना रखा है। सुहासिनी देवी ने क्रोध में कहा, विक्रम, तो हमारे पारिवारिक मामले में दखल मत दे। यह औरत हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती। मेरे बेटे को अपना खून आगे बढ़ाना है। हमने कहा था कि कोई बच्चा गोद ले ले, और हमें अनाथों का गंदा खून अपने घर में नहीं चाहिए। अनाथों का गंदा खून शब्द सुनते ही विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक और भयंकर ज्वाला धधक उठी। विक्रम ने सुहासिनी देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, जिस विक्रम को आज आप घर में बिठाकर चाय पिला रही हैं और जिसकी इज्जत का फायदा आप चुनाव में उठाना चाहती हैं, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? प्रणव और सुहासिनी देवी हैरान रह गए। विक्रम ने आगे कहा, मैं एक लावारिस और अनाथ बच्चा हूं माँ जी। मेरे असली माता पिता ने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया था। मेरे मुंह मिले माता पिता ने मुझे गोद लिया था। अगर मेरा खून इतना ही गंदा है तो मैं आज शहर का इतना सम्मानित व्यक्ति कैसे बन गया? और आपका यह सगा खून, यह प्रणव, यह अंदर से इतना सड़ा हुआ और नीच कैसे? यह सुनकर प्रणव के चेहरे का रंग उड़ गया। सुहासिनी देवी अवाक रह गई। विक्रम ने प्रणव का कॉलर पकड़ लिया। तुम वारिस चाहते हो ना प्रणव? जो इंसान अपनी अर्धांगनी के दर्द को नहीं समझ सका, वह एक पिता क्या खाक बनेगा? तुम राजनीति करना चाहते हो? कल सुबह के अखबारों और न्यूज चैनलों पर तुम्हारी इस करतूत का पर्दाफाश मैं करूंगा। मैं पूरे शहर को बताऊंगा कि तुम असल में कितने गिरे हुए इंसान हो। प्रणव घबरा गया। नहीं विक्रम, ऐसा मत करना। मेरा सारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दे। विक्रम ने प्रणव को पीछे धकेल दिया। माफी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम रेवती की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक सच्चे भाई का सम्मान था। भाभी जी, जो घर आपकी ममता का मोल नहीं समझ सकता, वह घर आपके लायक नहीं है। आप मातृत्व के लिए तड़प रही है ना? मेरे अनाथालय वात्सल्य में 50 ऐसे बच्चे हैं जो हर दिन एक माँ के प्यार के लिए रोते हैं। अब चलिए मेरे साथ। आज से आप उन 50 बच्चों की माँ हैं। मैं आपको उस अनाथालय के मुख्य प्रशासक बनाता हूँ। आपको किसी प्रणव या इस झूठी सान वाले घर की कोई जरूरत नहीं है। रेवती की आंखों में आंसुओं के साथ अब एक नई उम्मीद और स्वाभिमान की चमक थी। उसे एहसास हुआ कि मातृत्व केवल कोख से जन्म देने में नहीं, बल्कि अपने हृदय के वात्सल्य से किसी को सींचने में। रेवती ने सुहासिनी देवी और प्रणव की तरफ एक आखिरी नफरत भरी नजर डाली। उसने अपने फटे हुए पल्लू को ठीक किया और बिना एक भी सामान उठाए विक्रम के साथ उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल आई। विक्रम ने अपनी टाटा पंच गाड़ी का दरवाजा रेवती के लिए खोला और उसे पूरे सम्मान के साथ अपने अनाथालय ले गया। कुछ ही दिनों में विक्रम ने प्रणव की सारी सच्चाई समाज और मीडिया के सामने रख दी। चुनाव में प्रणव की करारी हार हुई। उसकी सारी झूठी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। दूसरी तरफ रेवती ने विक्रम के अनाथालय को अपना जीवन बना लिया। आज रेवती उन 50 बच्चों की माँ है। जब वे बच्चे दौड़कर उसे माँ कहते हैं तो रेवती के जीवन का हर घाव भर जाता है। विक्रम ने एक सच्चे दोस्त और एक इंसान का फर्ज निभाते हुए रेवती को उसका खोया हुआ सम्मान लौटा दिया था। दोस्तों, हमारे समाज में मातृत्व को लेकर एक बहुत ही संकीर्ण सोच है। कोख से जन्म देना प्रकृति का एक नियम हो सकता है, लेकिन किसी भी सहारा को अपनाना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। विक्रम जैसे लोग यह साबित करते हैं कि खून के रिश्तों से कहीं बढ़कर इंसानियत के रिश्ते होते हैं। एक स्त्री कभी बांझ नहीं होती। बांझ वो सोच है जो उसके गुणों को छोड़कर केवल उसके शारीरिक कमियों को देखती है। आपको विक्रम का यह कदम कैसा लगा? क्या उसने अपने ही दोस्त की सच्चाई समाज के सामने लाकर सही किया? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, इस प्यो का सम्मान करें। नमस्कार।